Hello students, how are you all? This is the second lecture of chapter number 15 of class 9 science, that is improvement in food resources. So if you see here the improvement in food resources, then we have quite few things we have learnt in detail about the past कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ें हो रही है, एंड जनरली वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज एंड लर्न द टॉपिक ऑफ फूड रिसोर्सेज फॉर आवर कंट्री ओनली. सो क्योंकि हर एक कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अवर कंट्री. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, that we have a large population and as compared to the population we have a very small land space, कि हमारे पास जगह काफ़ी कम है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है. सो वी नीड रिक्वायर ए लार्ज फूड रिसोर्सेज, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज हमें चाहिए इन सभी लोगों को खाना खिलाने के लिए. सो यहाँ पे मैं फूड रिसोर्सेज जितने भी मिल रहे हैं उसको इम्प्रूव करने. सबसे पहले तो देखना है कि फूड रिसोर्सेज होते कौन कौन से. तो फूड रिसोर्सेज यानी क्या होता है, जहां से भी हमें कोई भी चीज न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन खाना पीना पानी जो भी चीजें जहां से भी मुझे मिलती है वो मेरा फूड रिसोर्सेज है. क्लियर, वो मेरा फूड सोर्स है, फूड रिसोर्स है. क्लियर. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड रिसोर्सेज? सो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ फूड रिसोर्सेज. कि अगर हम यहां पे बात करें बेटा, तो हमारे पास जनरली दो तरीके के फूड रिसोर्सेज है. कौन कौन से? So we have two types of food resources. The first one is agricultural food resource, कि हम जो खेती बाड़ी जो भी करते हैं, खाना वाना पकाते हैं, that is the agricultural food resource. And the second one is animal husbandry. So what is animal husbandry? एनिमल हस्बेंड्री यानी आपने देखा होगा कि भाई कहीं बहुत बड़े फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग जिसे कहते हैं, जहाँ पे मुर्गिया को वो बच्चे अंडे वंडे वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन में आती है. मराइन फिशरीज होती है, मराइन फिशरीज के जहाँ पे फिशिंग होता है लार्ज स्केल पे, तो फिश मार्केट्स होते हैं, दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री. काउ जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन आता है, दैट इज ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री. बी कीपिंग, हनी जहाँ से हम निकालते हैं, तो कुछ ऐसे बी फार्मर्स होते हैं जो हनी का फार्मिंग करते हैं, हनी को कल्टीवेट करते हैं. तो मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट्स है. सो दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. लेकिन फॉर दिस चैप्टर, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करने वाले हैं, नॉट इन दी एनिमल हस्बेंड्री, बिकॉज दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द GSEB 2020 सिलेबस. तो वैसे भी पहले तो एग्रीकल्चर लिए आता है, तो उसमें बात करते हैं. तो एक चीज है, व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर? व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर? कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो सही है, व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए प्लांट्स एट ए लार्ज प्लेस. अगर हम कोई लार्ज प्लेस पे कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज एग्रीकल्चर. क्लियर. तो ये जो एग्रीकल्चर तो समझ में आ गया, बट सेम प्लांट ग्रो कर रहे हो लार्ज स्केल, बहुत ही ज्यादा एक तरीके के जो सारे प्लांट्स होते हैं इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दैट इज नोन एज क्रॉप. उसे क्या कहते हैं बेटा? हम क्रॉप कहते हैं. द प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड आर नोन एज क्रॉप. अगर लार्ज स्केल पे कोई क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे. कोई लार्ज स्केल पे कोई भी फार्म में जाओ तो वहां पे ग्राउंडनट ग्रो की हुई देखोगे, देन इट इज ऑन ए लार्ज स्केल, कि बहुत ही बड़े फार्म में सारा ग्राउंडनट है, बहुत पूरे फार्म में वीट है, पूरे फार्म में कॉटन है. सो दिस थिंग्स ऑन ए लार्ज स्केल अगर हम ग्रो कर रहे हैं, देन इट इज क्रॉप. हम क्यों ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं? बिकॉज वी नीड ए फूड रिसोर्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड रिसोर्स? एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो पहले हम एग्रीकल्चर पे फोकस करें. सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एट ए प्लेस इज नोन एज एग्रीकल्चर. कोई एक जगह पे हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर. बट अगर वही प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल एक जैसा ही कर रहे हैं फॉर द फूड, देन इट इज नोन एज क्रॉप. क्लियर. सो ये क्रॉप हम क्यों ग्रो कर रहे हैं? फॉर द फूड रिसोर्सेज, खाना चाहिए. क्लियर. So what are the types of food resources and what do we need in a food resources? तो हमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कि हमें कुछ खाना है. खाना क्यों खाते हैं? हर रोज एक ही तरीके की चपाती खाते हैं, एक ही तरीके का सब्जी खाते हैं? नहीं, हर रोज चेंज होता है. सुबह कुछ भाकरी खाते हैं, दोपहर को शायद राइस होती है, दाल होती है,
कोई सब्जी हर रोज चेंज होती रहती है, जो दोपहर को खाते हैं जनरली हम शाम को नहीं खाते हैं। कुछ बेवकूफ़ बच्चे हैं जो मैगी खाते रहते हैं, तो नहीं खाना, ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, खाओ, बट उसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। बट वी नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए हमारा फूड चेंज होता है। कि हमारा इंडियन फूड की जब हम थाली देखते हैं ना, डिश देखते हैं, तो उसमें वैरायटी ऑफ कलर आपको देखने को मिलेंगे। कि दोपहर की थाली देखो तो समझो कि एक थाली है, चपाती है, एक सब्जी है, दाल है, राइस है, कोई ना कोई पिकल्स है, अथाणु अथाणु है ना, पापड़, छाछ, तो मतलब वो वेराइटीज ऑफ कलर्स है। 2-3 सलाड्स होते हैं, तो मतलब वो वेराइटी ऑफ कलर्स से भरी होती है। और एक चीज़ याद रखो, आपकी थाली में जितने ज़्यादा कलर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। आपकी थाली में जितने ज़्यादा कलर्स होंगे ना, उतना आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो दिवाली में रंगोली के लिए कलर्स यूज़ कर रहे हो, उसको खाना स्टार्ट मत करना। थाली में फूड कलर्स, मतलब वो फूड में बाहर से डाला हुआ कलर नहीं, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ कलर्स आपको जितने थाली में देखने को मिलेंगे, लॉजिकली सोचना तो समझ में आएगा। तो उस हिसाब से जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है बेटा। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस? न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली कहाँ से मिलते हैं? तो चपाती में से मिलते हैं। कोई भी चपाती हम खाते हैं, रोटली, दिस आर द चपातीज, तो वहाँ पे हम जब यूज़ करते हैं ब्रेड्स, तो ये सारी चीज़ें बनती कहाँ से? वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली सीरियल्स में मिलते हैं। सीरियल्स मतलब व्हीट, गेहूँ, राइस, मेज यानी मकाई, मिलेट, सोरगम, बाजरा, तो ये सारी चीज़ों में से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो बेस्ट सीरियल अगर हम देखें, टीवी वाला सीरियल मत देख लेना, द बेस्ट सीरियल्स अगर हम बात करें तो बाजरा इज द बेस्ट थिंग, मिलेट्स बेस्ट थिंग है हमारे लिए, है ना। तो बाजरा खाना चाहिए, हो सके उतनी रोटी कम कर दो, बाजरा खाना स्टार्ट करो, तो कोई टाइप की आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलते कहाँ से बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं सीरियल्स में से। कहाँ से मिलते हैं? सीरियल्स, मतलब राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगम। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो ये तो प्लांट सोर्स हुआ। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो मिल्क में से आपको इनफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। मिल्क में से आपको इनफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। अगर कोई इंसान की बात करें तो हमें इंसान को, अगर छोटा बच्चा है जो अभी बेबी बॉर्न हुआ है, उसको भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स एंड लिपिड्स चाहिए, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें चाहिए। उसको कहां से मिलता है? तो मदर्स फीडिंग में से मिलता है ना। जो माँ का दूध मिलता है उसमें से उसको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि 6 महीने तक उसको माँ का दूध ही दिया जाए। वाई? क्योंकि उसी मिल्क में से, मदर्स मिल्क में से आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। सो सिमिलरली द मिल्क गाय माता, इसलिए तो हम गाय को माता कहते हैं। क्लियर? तो काउ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, कहीं पे भी वो किसके लिए बन रहा है? उसके कोई ना कोई बछड़े के लिए मिल रहा है। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में होता है, कि अगर बच्चा 6 महीने का हो जाता है फिर भी अगर प्रोडक्शन में आता है, तो वो प्रोडक्शन हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए मिल्क, जो हमें घर पे मिलता है। कि जब भी कोई काउ है, बफेलो बोन करता है बेबी को, तो उसमें से आधा से ज्यादा मिल्क तो मतलब उनको बेबी को फीड करने में चला जाता है, क्योंकि उसका बेबी तभी तो ग्रो हो पाएगा। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ जब मिल्क होता है कि 3 महीने तक बेबी दूध पिएगा, उसके बाद तो दूध नहीं पिएगा, बट स्टिल द प्रोडक्शन इन द काउ इज गोइंग ऑन, तो वो मिल्क आता है। अगर वो मिल्क हम नहीं निकालेंगे तो गाय के लिए भी तकलीफ हो जाएगी। क्लियर? सो ये मिल्क है, मिल्क पीना चाहिए। उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं मिल्क में से। नाउ द सेकेंड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स याद करो, प्रोटीन्स की बात अगर हम करें बेटा, तो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज। बिल्डिंग बनानी है तो क्या चाहिए? ईंट वीट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे बॉडी में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो प्रोटीन्स चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से ही सारा कंस्ट्रक्शन वर्क करता है। द मेन कंस्ट्रक्शन थिंग इज प्रोटीन्स। तो अगर हमारा बॉडी, जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं ना, तब प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली फॉर योर एज। कि आपकी एज में आप ग्रो कर रहे हो, हाइट बढ़ रही है, बॉडी बढ़ रही है, मुंह पे थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मस्टेचेस निकलना स्टार्ट करेगी, पिंपल्स होना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स आपके बॉडी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पिंपल्स तो फेस चेंज होता है ना, तो दैट इज द थिंग दैट योर बॉडी इज चेंजिंग, और होना चाहिए। पिंपल्स हो जाए तो किसी को कुछ घबराना नहीं है। अगर नहीं होते हैं ना तो थोड़ा कभी कभार दिक्कत वाली बात है, बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी किसी को होते किसी को नहीं होते, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। वो अच्छी चीज है दैट योर बॉडी इज ग्रोइंग वेरी वेल। क्लियर? क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते हैं
तो कुछ चीज़ें टूटी फूटी सामान कचरा वचरा निकलता है, एंड दैट इज द पिंपल्स एंड एक्सेट्रा थिंग्स। क्लियर? सो दैट इज द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किस में से मिल सकते हैं? कठोर। कठोर जहां पे भी वर्ड यूज करते हो ना, कठोर मतलब दाल वाल होती है, सो दैट आर प्रोटीन्स। उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? पल्सिस। दैट आर द पल्सिस। फॉर एग्जाम्पल ग्राम, ग्राम यानी चने, सोयाबीन, पीज, पिजन पीज, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, अलग अलग नाम है कि मग है, वाल है, तो दैट आर द कठोर्स फ्रॉम विच वी गेट द प्रोटीन्स। फ्रॉम व्हाट एनिमल सोर्स डू वी गेट? एग व्हाइट, फिश, मीट। मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। एग व्हाइट, एग व्हाइट की बात करें तो बेटा व्हाट इज एग व्हाइट? अंडा खाते हैं तो अंडे में से अगर उसको उबाला हुआ अंडा अगर आपने देखा होगा ना, तो उसको तोड़ोगे तो व्हाइट चीज़ें निकलेगी, और व्हाइट के अंदर थोड़ा सा येलोइश पोर्शन होगा। तो जो येलो पोर्शन होता है उसे कहते हैं एग योल्क, है ना, एग योक। और जो ऊपर का व्हाइट पोर्शन होता है उसे कहते हैं एग व्हाइट। क्लियर? व्हाइट पोर्शन, वो जो हार्ड पोर्शन होता है वो नहीं, उसको जब तोड़ते हैं तब उसके अंदर से ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है, उसे कहते हैं एग व्हाइट। और उसके अंदर जो येलोइश चीज होती है उसे कहते हैं एग योक। जो एग व्हाइट होता है उसमें से प्रोटीन मिलता है, और एग योक होता है उसमें से फैट्स एंड लिपिड्स मिलते हैं। समझ में आया? तो ये एग व्हाइट में से हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फैट्स एंड लिपिड्स, द थर्ड न्यूट्रिशन इज फैट्स एंड लिपिड्स। वो भी हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फैट्स एंड लिपिड्स। तो फैट्स एंड लिपिड्स से अगर हम बात करें तो ग्राउंडनट में से मिल सकता है, सीसम, सनफ्लावर, यानी जो भी तेल निकलने वाली चीज है ना, जो भी चीज में से ऑयल मिलता है, जो भी चीजों में से हमें ऑयल मिलता है, वो सारी चीजों में से आपको फैट्स एंड लिपिड्स मिलेंगे। तो ग्राउंडनट ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल आता है, जहां पे भी ऑयल आता है ना, ऑयल मतलब फैट्स एंड लिपिड्स। सीसम, तल, सनफ्लावर, है ना, तिल का तेल निकलता है, सनफ्लावर का तेल आता है, तो मतलब वो सारे जहां से भी ऑयल निकलता है, दैट आर द सोर्स ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। इफ इट सी इन द एनिमल सोर्स, देन वी हैव एनिमल फैट एंड एग योक। एनिमल फैट होता है, एग योक होता है, दैट आर द सोर्सेज ऑफ द फैट्स एंड लिपिड्स। तो एनिमल फैट खाने में, मीट वीट में वो सारी चीजें आ जाती है। नाउ द लास्ट वन इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। द लास्ट nutrient we required is vitamins and minerals. Vitamins and minerals are required in a very less quantity in our body, but are very much important for our body. कि हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। हमारी बॉडी में कितना चाहिए बेटा? बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, बट ऑन ए लार्ज इंपॉर्टेंस, बट हैव ए लार्ज इंपॉर्टेंस, कि उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर वो नहीं मिलते तो हमारा बॉडी सही से वर्कआउट कर पाएगा नहीं। सो विटामिन्स एंड प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स। स्पाइसेस मतलब हाँ, हमारे जो मसाले घर पे बनते हैं ना, उसमें से जो भी मसाला हम डालते हैं, चटनी, हल्दल, तो ये दिस आर दी, है ना, तो ये दिस आर दी स्पाइसेस। तो हम जो स्पाइसेस यूज करते हैं, दैट आर, उसमें से बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, वेजिटेबल्स में से मिलते हैं, फ्रूट्स में से मिलते हैं। सो दैट आर द सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कोई भी ऐसा एनिमल सोर्स जनरली होता नहीं है जिसमें से आपको विटामिन एंड प्रोटीन्स मिले। सो अगर हम देखें, देन प्लांट सोर्सेज आर वेरी ग्रेट सोर्स फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए प्रिफर करते हैं प्लांट सोर्स, जिसमें से स्पेशली विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। एनिमल सोर्स में से उतना ज़्यादा विटामिन प्रोटीन्स मिलता नहीं है। आप मोटे होते जाओगे, क्योंकि उसमें फैट वेट वो सारी चीज़ें होती है, मीट वीट खाते हो, प्रोटीन मिलता है। बट जो काम की चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन दैट फ्रॉम एनी ऑफ द एनिमल सोर्स। बहुत ही रेयरली मिलता है, और रेयरली मिलता है वो भी कम मिलता है। बट इन द फ्रूट्स, इन द वेजिटेबल्स, दे आर ऑब्टेन ऑन द लार्ज स्केल, or they are obtained on the large scale. So I think we should prefer the vegetables more as compared to the animal source, क्योंकि उसमें से सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। Proteins are also different types of proteins. There are different types of proteins. There are different types of carbohydrates. There are different types of fats, and we require all these types of proteins and fats. अगर हम एनिमल सोर्स से बात करें, देयर आर वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर ओनली 1 to 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। बट अगर हम प्लांट सोर्स में देखें, देन वी हैव मेनी डिफरेंट सोर्स ऑफ दी प्रोटीन्स, और हर एक सोर्स में अलग अलग तरीके का प्रोटीन मिलता है।
ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, रेगुलर चना जो आता है, उन सब में से अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स मिलते हैं एंड ईच ऑफ दिस प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग प्रोटीन चाहिए, तो इसीलिए मैं प्रीफर करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूडर क्रॉप्स। ये तो हमारी चीज़ की बात थी, बट इन अवर कंट्री वी हैव ए लार्ज स्केल एनिमल प्रोडक्शन ऑल्सो, कि हाँ अभी तो यहाँ पे सौराष्ट्र गुजरात में थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले एक ज़माना था जहाँ पे हर घर में डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉर एग्जांपल काउस, बफेलोज, ये सारी चीज़ें थी। नाउ इट इज़ ऑल्सो देयर आर, अभी जो थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी थोड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग क्या होते हैं अपने फार्म पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स ग्रो करते हैं, बट कोई दूसरी जगह पे देखें, फॉर एग्जांपल वी मूव टू द नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद, वहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पास फार्म होता ही नहीं है। बट इन द सौराष्ट्र रीजन ऑल ऑफ देम हैव सम क्वांटिटी ऑफ लैंड, कि मोस्ट ऑफ लोगों के पास तो वहाँ पे लैंड होता ही है फार्मिंग के लिए, तो वहाँ पे अभी प्रेफर करना स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज फॉर दैट एनिमल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट एनिमल्स उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, दैट इज़ मैन्योर मिल जाता है उनके काउ डंग में से या फिर बफेलो डंग में से, एनिमल वेस्ट में से उनको मिल्क मिल जाता है, प्योर क्वालिटी ऑफ मिल्क मिल जाता है, एज वेल एज अगर हम उसको करते हैं तो बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। नाउ अगर हमने एनिमल्स रखे कोई भी फार्म पे तो उसको खाना भी देना पड़ेगा, दैट आर नोन एज फूडर क्रॉप्स, दैट आर नोन एज फूडर क्रॉप्स। जो एनिमल्स के लिए जनरली खाना देते हैं, दैट आर द बरसिम, ओट्स, सडन ग्रास, दैट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास दैट आर यूज्ड फॉर द फूड एज ए डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो फूड आता है उसे क्या कहते हैं, फूडर क्रॉप, दैट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मेज भी यूज किया जाता है ना, मेज जैसा दूसरा एक ग्रास होता है उसे भी हम यूज करते हैं। सो जनरली वो चीजें यूज हो जाती है विच आर प्रिफरेबल फॉर दी फूडर क्रॉप्स। नाउ ग्राउंडनट की अगर हम बात करें बेटा, ग्राउंडनट्स, तो ग्राउंडनट्स के जो भी पेड़ पत्ते बच जाते हैं, ग्राउंडनट्स होता है जनरली जमीन के अंदर ग्रो होता है, जनरली नहीं अंदर ही ग्रो होता है, लेकिन हम सिर्फ ग्राउंडनट्स बाहर की चीज ले लेते हैं, बाकी का पूरा जो प्लांट होता है उसे छोड़ देते हैं। Now that plant also works as a best fodder crops for the domestic animals. That works as a best fodder crops for the animals, domestic animals. तो उसे स्टोर किया जा सकता है, साल भर स्टोर करके रखते हैं, सूख जाता है तो फिर अच्छे तरीके से फूडर क्रॉप्स के जैसे यूज होता है। नाउ फूडर क्रॉप्स में भी ध्यान रखता है, हमारे घर पे दूध तो आता है, ईच एंड एवरीबडी कंज्यूम्स मिल्क इन वन और द अदर वे, तो मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो कभी कभार हमने सुना है कि हमारे घर पे हमारे मदर, फादर या कोई ना कोई है दूध वाले को डांटते रहते हैं कि भाई आज आपका दूध पतला आया है, पहले तो अच्छा आता था अभी थोड़ा आया। उनको लगेंगे कि अभी 2-3 दिन बोला तो हफ्ते 10 हफ्ते बाद, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद अच्छा मिल्क आना स्टार्ट होता है, उसका भी कोई रीज़न होता है। फूडर क्रॉप्स बात करें तो फूडर क्रॉप्स को जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ग्रीन फूडर क्रॉप्स, वन होते हैं ड्राई फूडर क्रॉप्स। कि अगर हम इस साल की भाई बारिश की मौसम में देखें तो हम उसको मेज खिला रहे हैं, मकाई है ना, मेज खिला रहे हैं फूडर क्रॉप्स में, तो वो कैसी होगी, ग्रीन प्लांट्स होंगे ना, क्योंकि अभी ग्रो हो रहे हैं। अगर उसको साल भर, तो समर में तो कोई प्लांट ग्रो होने वाला नहीं क्योंकि बारिश होती नहीं है, पानी है नहीं, तो समर के लिए उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। और अगर उसको स्टोर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। समझ में आया? अभी जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, और समर में देखें तो कैसा मिलेगा, ड्राई मिलेगा। तो अगर कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जांपल कोई गाय है, अगर कोई काऊ है, उसको हम कोई ग्रीन प्लांट खिला रहे हैं तो उसका जो मिल्क होगा ना, उसमें फैट की क्वांटिटी कम होगी, न्यूट्रिशंस बढ़ जाएंगे, तो पतला दूध होगा। कि हम कहते हैं ना पतला दूध है वो गाढ़ा दूध है, कि एक थोड़ा सा मतलब कम उसमें फैट होगा, उसकी थिकनेस कम होगी, दूसरा एक गाढ़ा दूध होगा कि मतलब जो घर पे पसंद आएगा, लेकिन उसमें फैट ज्यादा होगा, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे। वहां पे अगर कोई एनिमल है, कोई गाय या भैंस है जो कैसा फूड खाती है बेटा, ड्राई क्रॉप खा रही है, तो उसे क्या मिलेगा बेटा, तो उसे मिलेगा मतलब वो जो दूध प्रोड्यूस करेगी वो कैसा दूध प्रोड्यूस करेगी, बहुत ही फैट वाला दूध प्रोड्यूस करेगी जो हमें पसंद आएगा। बट दैट इज द डिफरेंस कि कौन से टाइप का फूड उनको मिल रहा है, अकॉर्डिंगली मिल्क क्वालिटी चेंज होती है। हर बार ऐसा नहीं होता कि दूध वाले भैया भी पानी डालते हैं, वो उसके फूड के हिसाब से चेंज होता है।
हमारे फूड के हिसाब से भी चेंज होता है। आपने सुना होगा कि जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है, बेबी को बोर्न करते हैं, तो बेबी को बोर्न करने के बाद मदर के फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाने देते, बहुत ज़्यादा तेल जिसमें होता है, ऑयल होता है, वो खाने नहीं देते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं खाने देते, बिकॉज दैट विल डिपेंडेंट अपॉन दी मिल्क प्रोडक्शन ऑफ दी मदर। और अगर मिल्क प्रोडक्शन में चेंज आएगा, दैट विल अफेक्ट टू दी बेबी। क्लियर? तो बेबी को अफेक्ट कर सकता है। सो दैट आर द थिंग्स। तो अगर मदर में, ह्यूमन बींग्स में ये चीज़ हम क्या खाते हो मिल्क प्रोडक्शन में डिपेंडेंट है, देन दैट इज सिमिलरली टू दी काउज एंड बफेलोज। क्लियर? और एनी अदर एनिमल्स। सो नाउ अनदर टॉपिक इज फोटो पीरियड। तो ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जो पूरा है उसमें से कीवर्ड्स मैंने लिखे। व्हाट इज फोटो पीरियड? फोटो पीरियड मीन्स हर एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, डिफरेंट ह्यूमिडिटी चाहिए। तो दैट इज द फोटो पीरियड ड्यूरिंग विच इट ग्रोज। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो ग्रो होता है। तो हर एक प्लांट कितने टाइम में ग्रो होता है, कितना टेम्परेचर उसको चाहिए, कितना वाटर चाहिए, दैट इज द फोटो पीरियड फॉर ईच एंड एवरी प्लांट। क्लियर? Now, according to the photo period, according to the climatic conditions, we have two different types of crops. One are known as kharif crops, another are known as rabi crops. One are known as kharif crops, another are known as rabi crops. Kharif crops generally कहाँ पे होते हैं? Monsoon में होते हैं। Clear? तो these are dependent upon the south west monsoon. कौन से monsoon में? साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वहां से बारिश आएगी तो खरीफ क्रॉप्स अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो भी बिगड़ जाएंगी इस साल की तरह। लेकिन अगर साउथ वेस्ट मॉनसून में से अगर बारिश आती है, उसके ऊपर खरीफ क्रॉप्स डिपेंडेंट होते हैं इन द इंडिया। क्लियर? खरीफ का मतलब ही होता है मॉनसून। अरेबिक में अगर खरीफ को अगर हम बोला जाए ना, तो उसे क्या कहते हैं? मॉनसून इन अरेबिक। अरेबिक में मॉनसून को क्या बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर राबी सीजन बोले ना, तो राबी का मतलब भी होता है स्प्रिंग। राबी का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग सीजन है ना, ऑटम, उसके बाद वाला। तो अगर हम ये चीज बात करें बेटा, तो यहाँ पे राबी दैट इज ऑल्सो वर्ड फॉर द स्प्रिंग इन अरेबिक। तो अरेबिक में मॉनसून को खरीफ कहते हैं, स्प्रिंग सीजन को राबी कहते हैं। अगर हम खरीफ सीजन की बात करें, खरीफ सीजन की बात करें, दैट इज जनरली फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून टू अक्टूबर। राबी सीजन की बात करें तो अक्टूबर खत्म हुआ, देन इट इज फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल। क्लियर? फिर आ जाता है समर सीजन। तो समर सीजन में जनरली कुछ होता नहीं है। तो ये जनरली बारिश के मौसम में होता है, ये जनरली ठंडियों में होता है, नवंबर टू अप्रैल। तो नवंबर में ठंडी, अभी देखो दिसंबर ठंडी है। तो मतलब जिस तरीके से अगर हम देखें तो राबी क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल में होते हैं। नाउ खारिफ क्रॉप्स, पेडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, these are the crops which can be grown during this time because they require a large amount of water as compared to the rabi crops. rabi crops को भी पानी चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन इन लोगों को तो पानी ज्यादा चाहिए, इसीलिए जनरली इस सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं। और उनका क्लाइमेट सिर्फ पानी डिपेंडेंट नहीं है। पानी तो कहीं जगह पे हम जनरली बोरवेल बना देते तो पानी आता रहता है, बट द क्लाइमेटिक कंडीशंस उनकी चाहिए कि ठंड चाहिए उनको, कि मानसून है तो मानसून में कितना चाहिए? मॉइस्ट चाहिए। कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको गर्मी चाहिए, तो यहाँ पे जो है उनको क्या चाहिए? मॉइस्चर वाला जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं। तो रेनी सीजन का जो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है इनको पसंद आता है, तो उस जगह पे ये ग्रो होते हैं। तो पेडी है, सोयाबीन है, पिजन पी है, मेज है, कॉटन है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, दिस आर दी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग दी खरीफ सीजन।